हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSCP IAS अकेडमी। आज का डेट है 5th ऑफ मई एंड दीज आर द टॉपिक्स दैट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो काइंडली आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CSCP_Assam को फॉलो कीजिए, जहाँ पर इस एनालिसिस के बाद इस वीडियो का लिंक और उसके साथ साथ ये कंप्लीट PDF भी वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप लोग क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, एक फास्ट ट्रैक कोर्स अगर आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए विच इज़ टू बी कंडक्टेड ऑन 8th of June बाय APSC, तो आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं एट जस्ट ₹6,499। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन जस्ट कॉल इन दिस नंबर। स्टूडेंट्स, देयर इज़ ऑल्सो यू कैन ऑल्सो अवेल द फाउंडेशन बैच, जहाँ पर 3 टाइम स्लॉट है, 8 to 11, 3 to 6 और 7 PM to 9:30 PM, जो कि एक इवनिंग बैच है। कंटिन्यूसली क्लासेस वहाँ पर हो रहे हैं, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल हो आप ये ले सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो आज हम 6 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ विल बी द कास्ट सेंसस, देन ट्रेडिशनल गेम्स इन NCERT की NCERT के बुक में कुछ ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में भी गेम्स टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इजराइल हाउथी कन्फ्लिक्ट, देन मानस नेशनल पार्क, देन पहलगाम अटैक को हम फिर से डिस्कस करेंगे, क्या रिसेंट क्या अपडेट है, एंड देन वी विल डिस्कस विजिंजम पोर्ट। So let's start with the news caste census in India. So recently the government has approved कि इंडिया में जो सेंसस इस बार कंडक्ट होगा वो कास्ट सेंसस होगा। ऑलराइट, द कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स has approved caste enumeration census as part of the upcoming population census, reversing its 2021 stance। 2021 में गवर्नमेंट ने जो कास्ट सेंसस है, SECC है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, उसको अपोज किया था। लाइक वो कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करेंगे, बट इट हैज़ नाउ अप्रूव्ड कि वो कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे। तो हम देखेंगे कि इंडिया में कास्ट बेस्ड सेंसस ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से रेलिवेंस वाले बॉक्स से आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स के लिए आपको क्या पढ़ना है और मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना है। सो दिस टॉपिक विल कम अंडर GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। सो व्हाट इज़ एक्चुअली अ कास्ट सेंसस? कास्ट सेंसस जो है, सेंसस मतलब क्या है? सेंसस मतलब इट इज़ द एनुमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डेटा जो है उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको सेंसस कहा जाता है। तो अगर वो जो रिकॉर्ड जो सेंसस होगा वो कास्ट बेस्ड होगा कि कास्ट कितने % कौन से कास्ट में बिलोंग करते हैं, उस टाइप का अगर सेंसस होगा तो वो एक कास्ट सेंसस कहा जाएगा। इट इज़ अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन कास्ट आइडेंटिटीज़ ऑन इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ नेशनल सेंसस। जो नेशनल सेंसस होगा वहाँ पर लोगों के कास्ट आइडेंटिटी को रजिस्टर किया जाएगा, सो दैट SC ST अनआइडेंटिफाइड कास्ट OBCs हर एक कि स्टैचर को आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। किसी को एडिशन डिलीशन बाद में अगर करना पड़े उस कास्ट से वो उस सेंसस से वो निकाल सकते हैं। सो इसीलिए ये है कास्ट सेंसस। सो इट विल प्रोवाइड अ सोशियो डेमोग्राफिक इंसाइट। सिर्फ ये डेमोग्राफिक इंसाइट नहीं, डेमोग्राफिक इंसाइट मतलब सिर्फ पॉपुलेशन रिलेटेड कि कितना बर्थ रेट, डेथ रेट और कितना किस जगह पर कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके साथ साथ ये एक सोशल इंसाइट भी देगा कि कौन से ग्रुप पॉपुलेशन कितना है और उनका इकोनॉमिक पोजीशन कैसा है। ऑल द थिंग्स विल बी देयर इन द कास्ट सेंसस। सो लेट्स सी कि अगर कोई लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है कि नहीं है। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज सच कास्ट सेंसस बोल के ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है कि कास्ट सेंसस करना होगा। सेंसस अगर होगा वो कास्ट बेस्ड होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बट आर्टिकल 340 प्रोवाइड्स कि आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लास, आर्टिकल 340 वो कहता है कि जो इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। और आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनियन सब्जेक्ट लिस्ट नंबर 69 में भी यही बात मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंसस जो है ये एक यूनियन सब्जेक्ट है, लिस्टेड एट 69 इन द यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। ये आपका एक प्रीलिम्स पॉइंटर बनता है। ऑलराइट, ये एक प्रीलिम्स पॉइंटर है कि ये लिस्ट में कितने नंबर पे आता है और आर्टिकल 246। नेक्स्ट कि इंडिया में कास्ट बेस्ड सेंसस की क्या ज़रूरत है, वाई द गवर्नमेंट हैज़ नाउ गिव अ थॉट फॉर कास्ट बेस्ड सेंसस। द फर्स्ट वन इज़ इट अ डेटा ड्रिवन एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन क्या है? द क्लासेस और कास्ट विच आर डिसएडवांटेज्ड, तो उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो जो एक्शन करेगा उसको एफर्मेटिव एक्शन कहा जाएगा।
कि जो एससीज़ है, एसटीज़ है, ओबीसीज़ है, अगर जो ये डिसएडवांटेज्ड है, गवर्नमेंट इनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी एक्शंस करेंगे दोज आर एफर्मेटिव एक्शन। सो एक डेटा ड्रिवन एफर्मेटिव एक्शन का मतलब अगर गवर्नमेंट को एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कौन से लोगों को किस टाइप के एफर्मेशन या फिर अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, दैट विल be necessitated by the caste census in India. Okay, so what it is written, accurate OBC population data is lacking. इंडिया में जो SC ST डेटा तो ऑप्टिमम है, पर जो OBC पॉपुलेशन डेटा है वो लैकिंग है। मंडल कमीशन, याद रखिए, मंडल कमीशन इज रिलेटेड विद OBC विच एस्टिमेटेड 52% OBCs बट नॉट एम्पेरिकल बैकिंग। एम्पेरिकल का अर्थ है फैक्चुअल, कि इंडिया में कोई फैक्चुअल ऐसा कोई डेटा नहीं है। जो मंडल कमीशन का जो एस्टिमेशन है 52% ऑफ OBCs आर देयर इन इंडिया, तो उसको एक फैक्चुअल बैक देने के लिए, फैक्चुअल पुश देने के लिए उसको इसीलिए एक कास्ट डेटा एनुमरेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन, कि आज के डेट में अगर आप देखते हो जो रिजर्वेशन है वो जिनको शायद रिजर्वेशन नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, और जिनको सच्ची में रिजर्वेशन चाहिए उनको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है। सो अगर ये कोटा रिस्ट्रक्चरिंग करे तब जिनको रिजर्वेशन चाहिए दैट विल बी रैशनलाइज्ड। सो पॉसिबल सब कैटेगराइजेशन विद इन OBCs फॉर इक्विटेबल बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सोशल जस्टिस प्लानिंग, इट एनेबल्स टारगेटेड हेल्थ, कि अगर वही एफर्मेटिव एक्शन में आएगा वो, कि टारगेटेड हेल्थ, एडुकेशन और लाइवलीहुड स्कीम जिनको देना चाहिए गवर्नमेंट उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, ना कि लीकेजेस के वजह से जिनको नहीं चाहिए उनको मिल रहा है और जिनको चाहिए असल में उनको नहीं मिल रहा है, ऐसा ना हो। नेक्स्ट देखा जाएगा अबाउट वुमेन्स पॉलिटिकल रिजर्वेशन। द सेंसस डेटा इज नीडेड फॉर डिलिमिटेशन विच विल ऑपरेशनलाइज वुमेन्स रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर्स। Constitutional mandate under Article 15 Clause 4 which allows state to make special provision for backward class, कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंतर्गत जो स्टेट है उनको स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है कि बैकवर्ड क्लास के लिए वो कुछ करे। सो विच नीड्स क्लियर आइडेंटिफिकेशन, तो कास्ट सेंसस अगर होगा उसको भी एक बैकिंग मिलेगा। सो नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल गेम्स इन NCERT। तो क्या है रिसेंट न्यूज़ की NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग has introduced a new class 7 textbook aligned with the NEP. So national education policy जो है उसमें क्लास 7 के टेक्स्ट बुक में कुछ नए नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया है चैप्टर में। तो लेट्स सी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव। ये करने से क्या होगा, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो रिवाइव होगा, द रिवाइवल ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। देन अगर ये गेम्स है इट विल प्रमोट फिजिकल फिटनेस, टीम वर्क एंड स्ट्रैटेजी बिल्डिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। उसके साथ वो इंक्लूसिव एडुकेशन को, जेंडर इक्वालिटी और कल्चरल सेंसिटिविटी को प्रमोट करेगा। और जो NEP में कहा गया है NEP 2020 के जो गोल्स है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इंटीग्रेटेड पेडागॉगी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि सारा कुछ एक साथ लेके चलना। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। द न्यू फिजिकल एडुकेशन एंड वेलबींग टेक्स्ट बुक, तो ये है किताब का नाम, विच टाइटल खेल यात्रा। तो ये एक नया टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है खेल यात्रा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एज वेल एज APSC प्रीलिम्स। तो लेट्स सी व्हाट आर द गेम्स दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड। थोड़ा कुछ गेम्स ही यहाँ पर लिस्टेड है, सारा का सारा नहीं, जो न्यूज़पेपर में मिला है वही। जैसे कि आप देख सकते हैं घोर पड़ीश शिपूट, इट रीजन वेयर इट इज़ प्लेड इज़ महाराष्ट्र, साउदर्न इंडिया। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ UPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये, कि मैच द फॉलोइंग हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो देखिए, तो की फीचर्स क्या है, टैग बेस्ड गेम सिम्बोलाइजिंग एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ये जितना इम्पॉर्टेंट वो ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये दो है, गेम और रीजन। देन इज गिधाड़ा गुड़कवन, वो भी महाराष्ट्र का है। नलुगु रल्लू अटा, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। धन की बोरी नॉर्थ इंडिया में ये खेला जाता है। नेक्स्ट इज़ अटिया पटिया या फिर दरिया बंधा, ये पैन इंडिया, ये इवन कि ये बंगाल असम में भी खेला जाता है दरिया बंधा। डापो नैरक्या सुनम, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेम है। मधु एंड मनु, ये भी पैन इंडिया गेम है। तो आप थोड़ा सा ये गूगल करके इन गेम के बारे में जान सकते हो फॉर योर इंटरेस्ट, बट ये आप याद रखिए कौन सा गेम किस रीजन में है जो ये बुक में इंक्लूड किया गया है, जो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, इजराइल हाउदी कन्फ्लिक्ट, ये रिसेंट कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत दिनों से ये चल रहा है, बट आज न्यूज़ में आया है कि रिसेंटली ऑन संडे यमन ईरान बैक्ड हाउती रिबल्स
it launched a missile strike on Israel's Ben Gurion International Airport. Okay students, here in this news I will not be just discussing the historical background और all, just हम recently जो अपडेट हुआ है वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जो प्रीलिम्स में क्या आपको इस बार पूछ सकता है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ज्योग्राफी, जैसे कि बाबल मंडेब स्ट्रेट, रेड सी एंड हाउदीज कौन है। तो देखिए, हु आर हाउदीज? हाउदीज दे आर ऑल्सो नोन एज अंसार अल्लाह। दे आर शिया जायदी रेबल ग्रुप बेस्ड इन नॉर्दर्न यमन। तो नॉर्दर्न यमन में ये ग्रुप है जिसको अंसार अल्लाह, और जो कि शिया जैदी रिबल है। तो इट इज़ द कम्युनिटी, इट इज़ द इस्लामिक कम्युनिटी जो है शिया जैदी कम्युनिटी। इट इज़ अगेंस्ट यमन, सॉरी इट इज़ अगेंस्ट इज़राइल। तो नॉर्दर्न यमन में जो ये हाउदीज जो बहुत ही प्रोएक्टिव है वो इज़राइल के साथ कन्फ्लिक्ट में है। तो देखिए, ये जो टेंशन है ये अक्टूबर 7, 2023 से स्टार्ट हुआ है। सिंस द इज़राइल हमास वार बिगेन ऑन 2023 द हाउदी हैव फायर्ड मिसाइल्स। तो वो इज़राइल हमास वार में वो भी अपने चांसेस ले रहे थे। ड्रोन्स एट इज़राइल इन सॉलिडरिटी विथ पैलेस्टीनियंस। तो जो हाउदी रिबल्स है वो पैलेस्टीनियंस के साथ है। तो इज़राइल पैलेस्टीन के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसमें भी वो योगदान दे रहे हैं पैलेस्टीनियन के साथ मिल होके। Most projectiles have been intercepted by Israel और allied forces। मतलब projectiles have been intercepted मतलब उनके जो भी weapons है उनको intercept किया गया है, पकड़ा गया है, like the US ने भी। तो आपको यहाँ पर प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कि आ सकता है बेन गुरियन एयरपोर्ट किस कंट्री में है, ये इंपॉर्टेंट होता है। हाउदी जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, वो है जैदी शिया ग्रुप। हाइपरसोनिक मिसाइल, ये स्पीड जिसका मैक 5 से ज़्यादा है एंड इवेट्स मोस्ट ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। आयरन डोम क्या है? इज़राइल शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और बबल मंडेब स्ट्रेट वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडेन को कनेक्ट करता है, विच इज़ वेरी वाइटल फॉर द ग्लोबल ऑयल ट्रेड। नेक्स्ट, मानस नेशनल पार्क। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं आज? क्योंकि रिसेंट पोचिंग ऑफ 3 एलिफेंट्स हैज़ एक्सपोज सीरियस सिक्योरिटी लैप्स इन द पार्क। तो वी विल रीड अबाउट द मानस नेशनल पार्क हियर। तो मानस नेशनल पार्क ये कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन असम, इंडिया। तो इसका स्टेटस हम देखेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कैटेगरी स्टेटस मिला है अंडर नेचुरल कैटेगरी। इट इज़ अ टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। It is a part of Eastern Himalayan biodiversity hotspot and also recognized as a biosphere reserve and an elephant reserve। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मानस नेशनल पार्क। तो सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ अ होम टू एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, इंडियन राइनोसोरस, गोल्डन लंगूर एट्सेट्रा। और ऑल्सो इट इज़ अ वाइटल इकोलॉजिकल कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड भूटान। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये जो फैक्ट्स है ये डिटेल्स आप याद रखिए, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि हम ज़्यादा इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम ज़्यादा प्रीलिम्स में फोकस करेंगे अंटिल 8 जून। ऑलराइट, तो जो मेजर कंसर्न हाईलाइट हुआ है वो क्या है? रिकरेंट पोचिंग इंसिडेंट। पोचिंग का मतलब क्या है? पोचिंग का मतलब है इलीगली हंटिंग करना किसी एक एनिमल को। वीक एनफोर्समेंट एंड गवर्नेंस, कि मानस नेशनल पार्क का जो गवर्नेंस है और जो एनफोर्समेंट है बाय द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, दे आर वेरी वीक। ह्यूमन रिसोर्स डेफिशिएंसी, ये कहा गया है उस आर्टिकल में। बहुत ही ज़्यादा पुराने फॉरेस्ट रेंजर्स को रखे गए हैं, वो बुरे हो चुके, वो इक्विप नहीं है नए टेक्नोलॉजी के साथ। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू एंश्योर प्रोएक्टिव सर्विलेंस एंड टाइमली इंटरवेंशन, अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिप्लॉय मॉडर्न एंटी पोचिंग टेक्नोलॉजी, improve वर्किंग कंडीशन एंड मॉरल ऑफ फ्रंटलाइन स्टाफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पहलगाम अटैक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। तो वो न्यूज़ आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ कुछ फैक्ट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल में आज मेंशन है। इंडो पाक रिलेशन हिस्ट्री को अगर देखते कि फ्रॉम 1947 इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं था। जैसे कि वार इन 1947-48, उसके बाद 65, 71 और 1999 में मेजर वार पाकिस्तान के साथ इंडिया का हुआ था। और प्राइमरीली जो इशू है वो बार बार वही है, जम्मू एंड कश्मीर इशू है। पाकिस्तान हैज़ फ्रीक्वेंटली यूज प्रॉक्सी वॉरफेयर। प्रॉक्सी वॉरफेयर मतलब वार करने के पहले जो होता है इंस्टिगेशन जो होता है, पोक करना जो होता है, उसको प्रॉक्सी वॉरफेयर कहा जाता है। एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, जो कि गवर्नमेंट वो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा वो अटैक डायरेक्टली नहीं किया जाता है, वो कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स है
पाकिस्तान गवर्नमेंट के सपोर्ट से, जैसे कि लश्कर तोयबा या फिर जमात मुजाहिदीन, ये कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स, कुछ ऐसे बैंड ग्रुप्स, बैंड आउटफिट्स है जिनके द्वारा इंडिया में प्रॉक्सी वार कराया जा रहा है। प्रीवियस मेजर अटैक जो इंडिया में हुआ है, जैसे पार्लियामेंट में 2001, मुंबई 2008, पठानकोट 2016, उरी 2016 और पुलवामा 2019 और पहलगाम अटैक इन 2025। तो की एस्पेक्ट्स ऑफ पहलगाम अटैक हमने पहले भी देखा था और एक बार देखते हैं। ये जो है ये डेलिबरेट, मतलब जानबूझ के सिविलियंस को टारगेट किया गया, नहीं तो पहले मिलिट्री को टारगेट किया जाता था, इस बार सिविलियंस को टारगेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। अगर वो नॉन हिंदू है, अगर वो अगर ये नॉन मुस्लिम्स है, अगर वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे तो उनको मारा गया है। तो अराउंड 28 to 30 casualties have been reported. Comparison with past attack, unlike suicidal Fidayeen missions, this attack featured strategic planning, exfiltration and psychological warfare intent. ओके ये फिदाइन अटैक, सुइसाइड बॉम्बिंग ऐसा कुछ नहीं है जस्ट लाइक पुलवामा, पर ये क्या है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग था, घुस के लोगों को मारा गया है। ऑलराइट, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अटैक दैट यू कैन रीड फ्रॉम हेयर। तो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स इंडिया ने क्या किया था पहले, जैसे कि कुछ काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन इंटेलिजेंस, बॉर्डर कंट्रोल एंड लोकल डी रेडिकलाइजेशन, ये आपका मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड है। रिटेलिएटरी मेजर्स, जैसे कि प्रिसिशन स्ट्राइक्स विदाउट एस्केलेशन, मतलब कोई चीज़ों को ज़्यादा ख़राब ना करके प्रिसिशन स्ट्राइक्स, मतलब जो टेररिस्ट के जो अड्डे है, जैसे कि उरी, ओके उरी में जो दिखाया गया जो सर्जिकल स्ट्राइक है, दोज आर प्रिसिशन स्ट्राइक्स। काउंटर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट टू हैंडल पाकिस्तानी रिटेलिएशन डिप्लोमेटिकली एंड मिलिट्रीली, कि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करे उसको कैसे डिप्लोमेटिकली हैंडल किया जाए, वो एक काउंटर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट होना चाहिए। तो प्रीवियसली पहलगाम से पहले और क्या क्या रिस्पॉन्स इंडिया ने किया था, जैसे कि ऑपरेशन पराक्रम इन 2001, सर्जिकल स्ट्राइक इन 2016 और बालाकोट एयर स्ट्राइक इन 2019। Students, next is your Vizhinjam Port. Vizhinjam Port already I have discussed in another CNA, our newspaper analysis. तो आज थोड़ा सा और डिटेल में हम इसमें प्रीलिम्स बेस्ड कुछ देखेंगे। तो विजिंजम पोर्ट ये केरला में है। केरला में कहाँ है ये? थिरुवनंतपुरम में विजिंजम पोर्ट है। और ये इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एकदम ही नया, न्यू सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर शिपमेंट पोर्ट है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डीप वाटर ग्रीनफील्ड सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ये जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो ये क्या है? ये कंटेनर्स है। देखिए अभी अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप अगर देख पा रहे हो ये जो बड़ा सा कार्गो है, इसमें कार्गो शिप में ये जो है इट इज़ अ कंटेनर। तो कंटेनर को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज योर ट्रांसशिपमेंट, जो कि सेमी ऑटोमेटेड है। ऑलराइट, तो ये इतना डेप्थ वगैरह नहीं चाहिए, फिर भी आप देख लीजिए उसका जो डेप्थ है ये 20 मीटर्स डेप्थ है। सुइटेबल फॉर अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स, तो अल्ट्रा लार्ज बहुत बड़े बड़े वेसल्स को ये यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं उसको जगह दे सकते हैं। इट इज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका काम 2023 में इनोग्रेट हुआ और 2025 में इसका उद्घाटन हो चुका है। इट इज़ नाउ ऑपरेशनल। डेवलप किसने किया? पीपीपी मॉडल में है। इसमें केरला गवर्नमेंट है, अदानी पोर्ट है और यूनियन गवर्नमेंट है। प्रॉक्सिमिटी ग्लोबल शिपिंग लेन्स जस्ट 10 नॉटिकल माइल्स अवे। ठीक है, तो इस पोर्ट से जस्ट 10 नॉटिकल माइल्स ग्लोबल शिपिंग लेन स्टार्ट होता है। तो की फीचर्स क्या है? जैसे कि ये ऑल वेदर पोर्ट है, क्लोजेस्ट इंडियन पोर्ट टू मेजर इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट, ऑलरेडी हैंडल 6 लाख TEU। स्टूडेंट्स, TEU का फुल फॉर्म है 20 फुट इक्विवेलेंट, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट in its first operational year. First Indian port, very important, first Indian port with skilled women workforce operating automated cranes. ओके, कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इस जगह का, विजिंजम पोर्ट का। इट वॉज रेफर्ड टू एज राजेंद्र चोला पट्टिनम ड्यूरिंग पांड्या चोला एरा। याद रखिए विजिंजम पोर्ट का जो ये एरिया है इट इज़ नोन एज राजेंद्र चोला पट्टिनम ड्यूरिंग द पांड्या चोला एरा in 1129 AD, possibly identified as Balita in
पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी एंड नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरिया इन फेवर ऑफ कोचीन एंड मद्रास। ठीक है, ये आर्टिकल में कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी दिया गया है दैट आई हैव पुट इन फ्रंट ऑफ यू। So students, we have ended our discussion. So I have brought 4 MCQs here. The first MCQs is again related India-Pakistan relation about Shimla Agreement. Then again it is about India-Pakistan, जैसे कि आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। और नंबर 3 अगेन अबाउट इंडिया पाकिस्तान, अबाउट द करतारपुर कॉरिडोर, ये कहाँ है ये आपको बोलना है। एंड ये अबाउट सम इंडियन गेम्स रिलेटेड एक है कि इन चारों में से कौन से इंडियन गेम को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जैसे गिल्ली डंडा, पिट्ठू, वलमकली या फिर मलाखम। Alright students, so the comment section is open for you. So I request all of you to attempt these questions and write the answers in the comment section. And students, अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे स्टडी मटेरियल्स में तो वी हैव 17 स्मार्ट बुक्स फॉर यू। अगर आपको देखना है या फिर अपना कॉपी बुक करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।